हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं चिन्मया और हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अनोखी हड्डी। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज हो गए। देश देशांतर में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई परावार न था। अनेक बंदी राजा उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रौंदती लौटती तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और बढ़ उठती। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते, पर महाराज की आंखें अब भी क्षितिज पर अटकी हुई थीं। तो इस कहानी में बताया जा रहा है कि स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी, जो कि 50 वर्ष के हो चुके थे और इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो महाराजाधिराज, यानी कि राजाओं के भी बहुत सारे राजाओं के जो राजा होते हैं वो महाराजाधिराज होते हैं, तो वो महाराजाधिराज हो गए थे। देश देशांतर मतलब बहुत सारे देशों से परे जो देश हैं उनमें भी उन्होंने विजय हासिल कर ली थी। उनके पराक्रम से ऐसा कोई नहीं था जो उनके पराक्रम को नहीं जानता था। बहुत सारे जो राजा थे जो कि युद्ध में हार गए थे और उन्हें बंदी बनाया गया था, वो अंधेरी दीवारों के बीच में कैद रह के अपना दम तोड़ चुके थे, यानी कि बहुत सारे बंदी राजाओं की मृत्यु हो चुकी थी। और अभी भी जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रौंदती हुई, यानी कि किसी राज्य पर विजय प्राप्त कर कर आती थी, तो महाराज की जो स्वर्ण राशि थी, जो स्वर्ण कोष होता है राज्य का, वो और बढ़ जाता था और महाराज के मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते थे। लेकिन महाराज की आंखें अभी भी क्षितिज ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पे धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। मतलब कि ऐसी जगह जहां पे ऐसा लगे कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, तो वो क्षितिज कहलाता है। तो महाराज की आंखें अभी भी क्षितिज पर अटकी हुई थी। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य की उत्तरी पर्वत पर आखेट खेल रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का कुछ पता न चला। जंगल की सीमा आ पहुंची और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो वर्षा ऋतु का जो समाप्ति थी, उस समय महाराज अपने मंत्रियों के साथ पर्वत पर, उनके राज्य के उत्तरी पर्वत पर आखेट यानी शिकार के लिए जाते हैं। दोपहर ढल चुकी थी और महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो रास्ता भूल जाते हैं और बहुत दूर तक जाते जाते उन्हें जब हिरण नहीं मिलता है और वो जंगल की सीमा पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे कुछ देर रुक जाते हैं। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूरज के लाल प्रकाश के सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थी। दाईं ओर उसके ढलान पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। तो जब वहां महाराज रुकते हैं तो थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंख उठाकर देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सामने सूरज ढल रहा था और एक विशाल पर्वत जो है वो गर्व से, मतलब कि स्वाभिमान से अपना माथा ऊंचा किए खड़ा था। उसके चरणों में, यानी कि वहां नीचे एक नीली झील बह रही थी, जो कि ऐसा लग रहा था, जो इतनी साफ सुथरी थी, ऐसा लग रहा था कि वो प्रकृति, यानी कि जो प्रकृति है उसका दर्पण, यानी उसके लिए आईना हो। पहाड़ के जो रास्ते, वादियां मतलब जो रास्ते थे, वो देवदार के वृक्ष से भरे हुए थे और पहाड़ की जो दाईं ढलान थी वहां एक नगर बसा हुआ था, जो कि जिसकी जो घर की छतें थी वो शाम को धुंधला जाने की वजह से दूर तक फैली हुई सी नजर आ रही थी। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे। उनके साथ ही उन्हें ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं न जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। तो
जब वो ऐसे देख रहे थे तो वो बहुत खुश होते हैं, और तब तक महाराज के जो साथी छूट गए थे, जो सैनिक थे, वो उनको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। महाराज खुद से बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे राज्य में इतना सुंदर प्रदेश भी मौजूद है। पास खड़े मंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज यह प्रदेश आपकी राज्य सीमा से बाहर है। आपकी राज्य सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है जहां आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं? मंत्री ने बताया, नहीं महाराज, यह वह छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। अपने हाथों की उंगलियां एक मुट्ठी में समेटे हुए महाराज दृढ़ निश्चय से बोले, यह मेरे देश का अंग नहीं है। आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। मंत्री ने स्वयं इस प्रदेश महामंत्री मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा। महाराज वहां से लौट पड़े। अभी 10 दिन भी न बीत पाए थे कि वह शांत जलराशि जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाढ़ वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी क्षत विक्षत करने लगी। तो जब महाराज देखते हैं और वो खुद से कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना सुंदर नगर मेरे राज्य में है, तो पास जो महामंत्री खड़ा था उसने कहा कि महाराज ये आपकी सीमा से बाहर है, आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे आपकी सीमा खत्म होती है। तो महाराज पूछते हैं, तो ये राज्य तो यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं? तो महामंत्री कहता है कि नहीं, यह वो छोटा सा प्रदेश है जहाँ के लोग स्वाधीन हैं और मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि सेना तैयार करो, मैं खुद ही इस नगर पर चढ़ाई करूँगा। तो 10 दिन बीते थे और कुछ दिन पहले जो नगर इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, जो झील इतनी पारदर्शी दिख रही थी कि वो प्रकृति का दर्पण था, वो उन्हीं नगरवासियों के खून से लाल हो गई थी। और जो राजा के जो सिपाही थे, उनके जो बाढ़ थे, वो सारे जो वहाँ के पेड़ पौधे थे, पत्थर थे, उनको भी क्षत विक्षत यानी कि उनको भी नष्ट कर रहे थे। तीन दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची। फिर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। रात के वक्त जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, वहां नगर पर मरघट की सी स्तब्धता छा जाती। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीप भी नजर न आता। बच्चे, बूढ़े, युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अब जख्मों को सहलाते, फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा न देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। 3 दिन बीते थे और महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवार तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी जो मछुआरे थे उन्होंने हार नहीं मानी थी। रात के वक्त जब भी राजा के जो सैनिक थे वो विजय का जश्न मना रहे होते थे, तो नगर के जो लोग होते थे, उनके जो साथी मर गए थे, उनकी लाशों को वो ठिकाने लगाते और फिर अपने मरहमों पे दवा लगाते और फिर अपनी धरती पर हाथ रखकर प्रण लेते कि हम इस धरती के लिए बलि दे देंगे। प्रातः काल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? एक बूढ़ा आदमी है महाराज, कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए चला आया है। एक मंत्री ने कहा कोई राजदूत होगा। तो प्रातः फिर सुबह होती है, राजा अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना कर रहे होते हैं। तभी एक द्वारपाल आता है और महाराज को प्रणाम करके कहता है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो महाराज पूछते हैं कौन है? तो वो बताता है कि एक बूढ़ा आदमी है जो कहता है कि मरने से पहले मैं राजा को देखना चाहता हूँ। तो एक मंत्री कहता है कि क्या पता कोई राजदूत हो। दूसरे मंत्री ने कहा या छद्मवेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोंगा पहने
अवस्था के बोझ से दबा हुआ अपनी लाठी पर झुककर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीतों से चारों। तो दूसरा सैनिक कहता है कि क्या पता कोई बनावटी वेश में कोई सैनिक हो। तो द्वारपाल बताता है कि नहीं, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और वो बहुत बूढ़ा है, वो लाठी के सहारे चल रहा है, यानी कि जो डंडा होता है उसके सहारे चल रहा है, बहुत मुश्किल से आया है। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है भेजो। थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ा आता है तो महाराज उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो, मेरे पास बहुत कम समय है। तो बूढ़ा बोलता है कि मेरे पास भी बहुत कम समय है, लेकिन आपके जो यश और कीर्ति है उसके गीत तो चारों ओर गाए जा रहे हैं। दिशाएं गूंज रही, मैं आपके दर्शनार्थ चला आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आपके ही राज्य का सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा झोपड़ा है। तुम क्या चाहते हो वृद्ध? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकाल कर बोला, मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा, नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी। उसे देखकर ने अकस्मात हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। उस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर भी सोना ना आएगा। वृद्ध, और कुछ मांगो। तो राजा पूछते हैं, जब वो वृद्ध आता है तो वो बोलता है कि आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है वो तो सारी तरफ फैल रही है, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो वो बोले कि तुम मेरे शत्रु देश से आए हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो आप ही के राज्य का सेवक हूँ, यहीं पास में ही मेरा घर है। तो राजा पूछते हैं तो तुम क्या चाहता हो? तो वो कहते हैं कि मैं आपसे दान दक्षिणा चाहता हूँ। और वो अपने जेब से एक हड्डी का टुकड़ा निकालता है और बोलता है कि मुझे इस हड्डी के वजन बराबर सोना चाहिए। तो हड्डी जब महाराज देखते हैं तो सब बहुत हंसने लगते हैं, क्योंकि वो हड्डी बहुत छोटी थी। तो राजा कहते हैं कि हड्डी के बराबर जो सोना होगा वो तो रत्ती भर भी नहीं होगा, कुछ और मांगो। मेरे लिए आपके हाथ से दिया हुआ कण भर सोना भी निधि के समान होगा महाराज। महाराज हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठाई और फेंक दी। इनके साथ हड्डी का तोल लो। वृद्ध की हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। तराजू आया, एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा ही भारी निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलड़े में डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, तुम कुछ और मांगो। तो वो कहता है कि महाराज, आपसे अगर मुझे रत्ती भर भी सोना मिलेगा तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी निधि, मेरे लिए बहुत ही बड़ा खजाना के समान होगा, तो मुझे इतना ही चाहिए। तो महाराज तराजू मंगाते हैं, उसमें एक तरफ हड्डी का टुकड़ा रखा जाता है और एक तरफ चांदी के थाल में से 2 सोने का सिक्का निकालकर महाराज रख देते हैं। उन्हें लगता था कि वो उससे ज्यादा होगा, लेकिन अभी भी हड्डी का वजन ज्यादा था, तो वो 2 सोने का सिक्का उसमें और डालते हैं। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना न मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। नजर उठाकर बोले, क्या कहा वृद्ध? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? तो वृद्ध, जब वो 4 सोने के सिक्के भी उस हड्डी की तुलना नहीं कर पाते हैं, तो वृद्ध मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज उदयगिरी, आपका राज्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके राज्य की धनराशि तो क्या पूरे संसार भर का सोना भी अगर मिला दिया जाए तो भी इस हड्डी की तुलना नहीं कर पाएगा। तो महाराज कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा कि संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का भेद क्या है? यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। महाराज विचलित हो उठे और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। बाड़ों की वर्षा
अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखे, कभी झील से के रक्त संचित पानी को। दूसरे दिन प्रातः जब दुंदुभी बजाने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा महाराज कि उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही थीं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे लौटने लगे थे। तो महाराज उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बोलता है कि महाराज, अगर सातों सिंधुओं जो 7 महासागर हैं उनका पानी भी यदि सोना बना दिया जाए ना तो भी इस हड्डी की प्यास नहीं बुझेगी, तो भी मतलब इस हड्डी की तुलना वो नहीं कर सकते हैं। तो महाराज चुप हो गए और बोलते हैं कि बताओ इस हड्डी में ऐसा क्या है? तो वृद्ध बोलता है, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि महाराज ये लालसा यानी कि जो चाह है उसकी हड्डी है, ये कामना की हड्डी है। ये हमेशा इसकी जो चाह है वो बढ़ती रहती है, कभी भी कम नहीं होती और कितना भी रख दिया जाए वो इसके लिए कम ही पड़ेगा। तो महाराज बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। वो चुपचाप अपने शिविर के बाहर निकलकर देखते हैं कि कल तक जो झील उन्हें इतनी सुंदर लग रही थी आज वो रक्त से सिंचित थी, मतलब कि वो पूरे खून से भरी हुई थी। फिर वो उस हड्डी को देखते हैं और उस झील को देखते हैं। फिर वो निश्चय करते हैं कि वो अब युद्ध नहीं करेंगे। और जब अगले दिन प्रातः युद्ध का घोष किया जा रहा होता है तो मछुआरे देखते हैं कि राजा उदयगिरी की सेनाएं लौट रही हैं और जो जंगल से पशु पक्षी भाग गए थे अब वो वापस जंगल की ओर आ रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। आगे हम इस पाठ के कठिन शब्द पढ़ेंगे। इस पाठ के कठिन शब्द हैं महाराजा धीराज, पराक्रम, क्षितिज, परावार, आखेट, स्तब्धता, क्षत विक्षत, छद्मवेश, दुंदुभी। फिर है शब्द अर्थ। तो इस पाठ के शब्द अर्थ हैं महाराजा धीराज, कई राजा जिसके अधीन हो, जिसने कई राज्यों को जीत लिया हो। परावार, सीमा। क्षितिज, वह स्थान जहां धरती आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। आखेट, शिकार, जल राशि, पानी का बहुत बड़ा भंडार। क्षत विक्षत, तोड़ फोड़, घायल। कराल, डरावना, बड़े बड़े दांतों वाला। छद्मवेश, बनावटी भेष। रत्ती भर, थोड़ा भी। निधि, खजाना। दुंदुभी, युद्ध के पूर्व बजाए जाने वाला एक प्रकार का बाजा। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ के कठिन शब्द पढ़े और शब्दार्थ पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।